हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो, हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में। और प्रकाश संश्लेषण के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसे दो भागों के अंदर बांटा जाता है, जिनमें से एक होता है इसकी लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब जो प्रकाश की उपस्थिति के अंदर होती है, और डार्क रिएक्शन का मतलब जिसको संपन्न करवाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, और जिसके अंदर प्रकाश जो रिएक्शन है या लाइट रिएक्शन है उसके दौरान बनने वाले जो ATP और NADPH2 का उपयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाता है, स्थिरीकरण किया जाता है ग्लूकोज के अंदर, किसमें? डार्क रिएक्शन के अंदर। तो इसके बाद हम बात कर रहे थे डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन के रूप में हमने देखा था कि अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर इसके अलग अलग जो पाथ हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत हमने एक तो अध्ययन किया C3 साइकिल के बारे में या केल्विन साइकिल के बारे में, और इसके बाद में हमने अध्ययन किया था केल्विन साइकिल के ही एक मॉडिफिकेशन के बारे में, और वो था C4 साइकिल। ठीक है, C4 साइकिल के रूप में हमने अध्ययन किया कि ये जो C4 प्लांट होते हैं जिनके अंदर एक विशेष प्रकार की एनाटॉमी, जिसे हम क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं, जिसके अंदर उसमें दो प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसमें से एक होती है लीफ मेसोफिल सेल और तो दूसरी होती है बंडल शीथ सेल। तो उसके अंदर हमने डिटेल के अंदर अध्ययन किया था C4 पाथवे के बारे में। आज अपने इस फोटोसिंथेसिस के अंदर जो डार्क रिएक्शन है उसी के एक तीसरे पथ के बारे में बात करने जा रहे हैं, और वो है CAM यानी कि कैम यानी कि क्रुसलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो देखते हैं ये क्रुसलेशियस एसिड मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या होता है। अगर हम बात करें क्रुसलेशियस एसिड मेटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल्स के बारे में, तो हम देखते हैं कि जनरली ये जो है वो जिसे हम स्टोन क्रॉप्स कहते हैं, या जो मांसलोद्भिद पादप होते हैं स्कूलेंट्स, जो कि श्लेष्मा युक्त होते हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है, और जो जनरली जीरोफाइटिक कंडीशन यानी कि जहाँ पर पानी की कमी होती है उन इलाकों के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर हम जो ये कैम्प है इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें तो हम देखते हैं कि दो साइंटिस्ट थे, एक थे ओलेरी और दूसरे थे रूहानी। ओलेरी और रूहानी ने सबसे पहले क्या देखा कि जो क्रुसलेशियन प्लांट होते हैं, यानी कि जो क्रुसलेसी फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, क्रुसलेशियन जो प्लांट हैं, इनके अंदर CO2 फिक्सेशन की क्रिया यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के अंदर बदलने की जो क्रिया है वो कब संपन्न होती है? नाइट के अंदर। जनरली आप जानते हो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, और वो कब संपन्न होता है? दिन के समय। लेकिन ओलेरी और रूहानी जो थे, इन्होंने क्या देखा कि जो क्रुसलेशियन प्लांट हैं उनके अंदर CO2 फिक्सेशन यानी कि CO2 को कार्बोहाइड्रेट के अंदर बदलने की जो प्रोसेस है वो कब संपन्न होती है? नाइट के अंदर संपन्न होती है। और अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल के बारे में तो हम देखते हैं, एक तो है इसका एग्जाम्पल ओपुन्शिया, कैक्टस, पाइनएप्पल, एगेव और एलोए आदि, ये सारे जो है वो कैम्प प्लांट के एग्जाम्पल है, जिनके अंदर ये कैम्प साइकिल जो है वो हमें देखने को मिलता है। चलो तो हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो, जनरली जो प्लांट होते हैं वो C3 टाइप के होते हैं, और उनके अंदर डायरेक्ट रिएक्शन के रूप में हमने पढ़ा कि केल्विन साइकिल होता है, यानी कि C3 साइकिल जो है वो संपन्न होता है। फिर हमने बात की इसके एक एडवांस रूप या इसके एक मॉडिफिकेशन के बारे में, जो हमें देखने को मिला था C4 प्लांट के अंदर, जिसके अंदर क्या थी? दो टाइप की जो सेल्स थी वो प्रेजेंट थी, एक लीफ मेसोफिल तो दूसरी बंडल शीथ सेल्स। तो उनके अंदर जो CO2 फिक्सेशन की जो C3 साइकिल वाली जो प्रोसेस थी वो कहाँ हो रही थी? बंडल शीथ कोशिकाओं के अंदर हो रही थी। अब बात करते हैं हम कैम्प प्लांट की। जो कैम्प प्लांट है वो जनरली कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर पानी की ज़्यादा मात्रा में कमी है, पानी की कमी वाले इलाकों के अंदर पाए जाते हैं। तो अब इनके साथ एक समस्या है, वो समस्या ये है कि आप सभी जानते हो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करवाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, और सूर्य का प्रकाश जो है वो पादप को कब मिलता है? दिन के समय ही उपलब्ध होता है। तो अब इन प्लांट्स के साथ ये समस्या है कि अगर ये अपनी फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया दिन के समय करवाते हैं तो इसके लिए इन्हें क्या करनी पड़ेगी? बाहर से CO2 को जब ग्रहण करेंगे तो इसके लिए इनको अपने स्टोमेटा यानी कि रंध्र जो है वो
खुले रखने पड़ेंगे दिन के समय। और जब दिन के समय ये अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं तो इसके कारण जो है वो इनको सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा या वाष्पोत्सर्जन के रूप में जो है वो जल की बहुत अधिक मात्रा में हानि होती है। तो अब इनके साथ समस्या ये है कि अगर ये दिन के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं तो इनको अपने स्टोमेटा ओपन करके रखने पड़ेंगे, जिसके कारण इनके क्या होगा, वाटर का जो है वो लॉस होगा और उस वाटर की इनके पास ऑलरेडी कमी है। और अगर ये उस पानी के जो लॉस है उसको रोकने के लिए स्टोमेटा बंद करते हैं तो फिर इसके कारण इनकी जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब होगी। तो अब देखते हैं कि फिर ये इस पूरी प्रॉब्लम को किस प्रकार से मैनेज करते हैं। तो जो कैम प्लांट है इन्होंने क्या है, एक नया तरीका जो है वो निकाला, और वो नया तरीका इन्होंने ये निकाला कि ये क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा जो है वो क्या करते हैं, रात्रि के अंदर ओपन करते हैं। यानी कि इनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो ऐसे होते हैं जो रात्रि के समय खुलते हैं और दिन के समय क्या रहते हैं, बंद होते हैं। ऐसे स्टोमेटा को हम स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। तो इनके अंदर कौन से स्टोमेटा पाए जाते हैं, स्कोटो एक्टिव, जो क्या करते हैं, रात्रि के अंदर खुलते हैं। तो ये क्या करते हैं, रात्रि के अंदर अपने स्टोमेटा को खोलते हैं और बाहर वातावरण से क्या ले लेते हैं, CO2 को ग्रहण करके अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। और दिन के समय ये अपने स्टोमेटा को बंद रखते हैं और रात्रि के समय जो ग्रहण की गई जो CO2 थी उसी को ही दिन के अंदर फिक्स करते हैं और C3 साइकिल की क्रिया को संपन्न करवा के उससे क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। तो ये क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है, कैम प्लांट के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें इन कैम्प प्लांट के अंदर होने वाली जो डार्क रिएक्शन है, यानी कि जो इसकी अप्रकाशिक अभिक्रिया है, अगर हम इसकी बात करें तो हम देखेंगे कि जो कैम्प प्लांट है यानी कि जो क्रूसिलेशन जो प्लांट है उनके अंदर भी जो डार्क रिएक्शन की प्रक्रिया है वो ठीक वैसी ही होती है जैसा कि अपनों ने क्या देखा था, C4 प्लांट के अंदर देखा था कि इनके अंदर डार्क रिएक्शन कैसी होती है, C4 प्लांट जो है के समान होती है। जैसे कि उनके अंदर भी क्या किया जाता है, पहले CO2 को जो है वो 4 कार्बन युक्त एक यौगिक के रूप में फिक्स किया जाता है जैसे कि ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, और उसके बाद में जो है वो आगे चल करके उसको यूज़ किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो कैम प्लांट है इनके अंदर भी जो डार्क रिएक्शन होती है वो क्या होती है, C4 प्लांट के समान ही होती है, लेकिन कुछ अंतर के साथ कि हम देखते हैं कि जो कैम्प प्लांट हैं इनके अंदर होने वाली जो डार्क रिएक्शन है ये भी क्या होगी, C4 जो पादपों के अंदर हमने जैसा देखा था लगभग इसकी प्रोसेस जो है वो वैसी ही होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ अंतर पाए जाते हैं जो इन्हें क्या करते हैं, C4 प्लांट जो है उनसे अलग करने का कार्य करते हैं। वो अंतर कौन सा है, देखो सबसे बड़ा अंतर जो है वो एक तो ये है कि इनके अंदर जो क्रेन्स एनाटॉमी है जो हमें किसके अंदर देखने को मिली थी, C4 प्लांट के अंदर देखने को मिली थी, वो क्रेन्स एनाटॉमी जो है वो इनके अंदर क्या होती है, अनुपस्थित होती है। क्रेन्स एनाटॉमी से मेरा तात्पर्य यहाँ पर है कि इनके अंदर 2 टाइप्स की जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती है, एक तो लीफ मेसोफिल और दूसरी बंडल शीथ। तो जो कैम्प प्लांट है इनके अंदर इस क्रेन्स एनाटॉमी का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, अर्थात इनके अंदर 2 टाइप्स की जो फोटोसिंथेटिक सेल्स जो है वो नहीं प्रेजेंट होती। तो जब इनके अंदर हम बात करते हैं कि एक तो क्या है, क्रेन्स एनाटॉमी जो है वो क्या होती है, इनके अंदर एब्सेंट होती है। तो इसलिए जो है इनके अंदर जो पेपकेस एंजाइम है और जो रूबिस्को एंजाइम है वो दोनों ही कहाँ होंगे, मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो इनके अंदर क्या होती है, क्रेन्स एनाटॉमी जो है वो एब्सेंट होती है, जिसके कारण इसके अंदर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज यानी कि पेपकेस, ठीक है, और दूसरा एक एंजाइम और है और वो कौन सा है, रूबिस्को। इसके बारे में हमने C4 प्लांट के अंदर पढ़ा था और इसको डिटेल के अंदर हमने बात की थी C3 प्लांट के अंदर, और C4 प्लांट के अंदर भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था।
अगर मैं बात करूं C4 प्लांट की, जैसा कि आपने पढ़ा था, तो आपने देखा था कि उनके अंदर पेपकेज जो एंजाइम है वो तो मीजोफिल के अंदर था, और रुबिस्को एंजाइम जो था उनके अंदर किस में था, बंडल शीथ कोशिकाओं में था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि जो कैम प्लांट है उनके अंदर ये क्रेंज एनाटॉमी पाई नहीं जाती, तो इसका मतलब ये पेपकेज और रुबिस्को एंजाइम जो है वो अलग अलग कोशिकाओं के अंदर न होकर के एक ही कोशिका के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो कोशिका कौन सी है, मीजोफिल। मीजोफिल जो सेल होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि कैम प्लांट जो है इनके अंदर होने वाली जो डायरेक्ट रिएक्शन है वो क्या है, C4 प्लांट के समान ही होती है, और लेकिन इसके अंदर कुछ अंतर पाए जाते हैं, जिनमें से पहला अंतर ये है कि इनके अंदर क्रेंज एनाटॉमी जो है वो नहीं होती, अर्थात इनके अंदर उपस्थित जो पेपकेज एंजाइम और रुबिस्को एंजाइम हैं वो मीजोफिल जो सेल होती हैं उन्हीं के अंदर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा एक अंतर और है, और वो अंतर ये है कि इनके अंदर जो स्कॉटो एक्टिव स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कौन से स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, एक विशेष प्रकार के रंध्र यानी कि स्कॉटो एक्टिव स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। स्कॉटो एक्टिव स्टोमेटा से यहाँ पर तात्पर्य है कि ऐसे रंध्र जो रात्रि के अंदर तो क्या रहेंगे, खुले, और दिन के समय क्या रहेंगे, बंद। स्कॉटो एक्टिव स्टोमेटा का मतलब ये ओपन कब होते हैं, नाइट के अंदर, और क्लोज्ड कब होते हैं, यानी कि बंद कब रहेंगे, इन डे, यानी कि दिन के समय ये क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। ठीक है, तो एक ही अंतर हो गया। अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर नाइट के अंदर CO2 का फिक्सेशन होता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था कि ओलेरी और रूहानी ने इसके बारे में देखा भी था। ठीक है, नाइट के अंदर इनमें क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है, जिसके द्वारा इनके अंदर मैलिक अम्ल का निर्माण किया जाता है, और वो मैलिक अम्ल जो है वो इनकी कोशिकाओं की जो रिक्तिका है, जो वैक्यूल्स हैं, उनके अंदर क्या कर लिया जाता है, संचित कर लिया जाता है। कि अगर हम इन कैम प्लांट के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि इनके अंदर नाइट जो है रात्रि के अंदर, क्योंकि इनके स्टोमेटा ओपन कब रहेंगे, रात्रि के अंदर, तो इसलिए इनके अंदर नाइट के अंदर ही, नाइट में CO2 स्थिरीकरण यानी कि CO2 फिक्सेशन की क्रिया होती है। तो इनके अंदर CO2 फिक्सेशन कब होता है, कैम प्लांट के अंदर, रात्रि के अंदर होता है, और जब रात्रि के अंदर इनमें CO2 फिक्सेशन की क्रिया होती है तो इसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, एक 4 कार्बन युक्त यौगिक के रूप में मैलिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। पहले ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनेगा, बाद में उसे मैलिक अम्ल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो जो कैम प्लांट है उनके अंदर क्या होता है, रात्रि के अंदर CO2 के स्थिरीकरण की क्रिया होती है, जिसके कारण एक 4 कार्बन युक्त अम्ल मैलिक अम्ल का निर्माण किया जाता है, और इसको क्या कर लिया जाता है, जो वैक्यूल यानी कि जो रिक्तिका है, उसके अंदर इसका संचय कर लिया जाता है, और इस प्रक्रिया को हम रात्रि अम्लीकरण रात्रि अम्लीकरण या हम इसे डार्क एसिडिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि जो कैम प्लांट है उनके अंदर डार्क रिएक्शन जो है वो C4 प्लांट के समान ही होती है, लेकिन कुछ अंतर के साथ संपन्न होती है। वो अंतर क्या है? एक अंतर तो ये है कि इनके अंदर क्रेंच एनाटॉमी जो है वो अनुपस्थित होती है, जिसके कारण इनमें जो पेपकेस और रुबिस्को एंजाइम है वो केवल एक ही कोशिका में प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन सी है? मीजोफिल सेल। और दूसरे इनके अंदर कौन से रंध्र पाए जाते हैं? वो होते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा से तात्पर्य है कि ये
रात्रि के अंदर तो खुलेंगे और दिन के समय क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। चूंकि इनके रंध्र रात्रि के समय खुले हुए रहते हैं, इसलिए ये रात्रि के अंदर ही CO2 को ग्रहण करके उसका क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं और इसे मैलिक अम्ल के अंदर बदल कर इसे रिक्तिका के अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और इस प्रकार से CO2 को फिक्स करके उसे मैलिक अम्ल के रूप में स्टोर करना क्या कहलाता है, रात्रि अम्लीकरण या डार्क एसिडिफिकेशन जो है वो कहलाता है। और ये मेसोफिल सेल्स जो है वो कहाँ है, लीफ के अंदर है, तो इसलिए हम इसे लीफ मेसोफिल सेल्स जो है वो कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो कैम प्लांट है उनके अंदर क्या होता है, रात्रि के अंदर उनके रंध्र जो है वो खुलते हैं और दिन के समय वो क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। चलो, तो अब कैंप साइकिल जो है उसे हम एक चार्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कैंप प्लांट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनके स्टोमेटा जो है वो कब ओपन रहते हैं, रात्रि के समय। तो अगर हम बात करें नाइट की, रात्रि की, तो रात्रि के अंदर इनके स्टोमेटा जो है वो क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे, खुले रहेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि कैम प्लांट जो है इनके अंदर जो डार्क रिएक्शन की जो प्रक्रिया है वो लगभग क्या होती है, C4 प्लांट के समान ही होती है। तो जब आपने C4 साइकिल का अध्ययन किया था तो आपने वहाँ पर देखा था कि CO2 के प्राथमिक ग्राही के रूप में वहाँ कौन कार्य कर रहा था। तो आपने देखा था कि वहाँ पर CO2 के प्राथमिक ग्राही के रूप में एक 3 कार्बन युक्त यौगिक फॉस्फोइनोल पाइरुवेट यानी कि PEP जो है वो कार्य कर रहा था। कौन कार्य कर रहा था, PEP, जो क्या है, 3 कार्बन युक्त एक यौगिक है। तो चूंकि जब मैं ये कहता हूँ कि कैंप साइकिल जो है वो भी क्या है, C4 के जैसा ही है, तो कैंप साइकिल के दौरान भी CO2 के जो प्राथमिक ग्राही है इसके रूप में कौन कार्य करता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है वो ही CO2 के प्राथमिक ग्राही के रूप में कार्य करता है। CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन है, पैप, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अब क्या होगा, ये रात्रि की हम बात कर रहे हैं, रात्रि के अंदर क्या होंगे, स्टोमेटा खुले हुए रहेंगे। तो इसलिए जब स्टोमेटा खुले रहेंगे रात्रि के अंदर, तो इन स्टोमेटा से क्या होगा, CO2 जो है वो एंटर होगी और उस CO2 को ग्रहण कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, CO2 के प्राथमिक ग्राही के रूप में कार्य करने वाले फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के द्वारा। तो 3 कार्बन इसके हो गए, 1 कार्बन इसका हो गया, इसलिए अब एक 4 कार्बन युक्त यौगिक के रूप में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा, जैसा कि आपने C4 प्लांट के अंदर देखा था। और इस क्रिया को जिस एंजाइम के द्वारा संपन्न करवाया जाएगा वो वही एंजाइम है, कौन सा, पैपकेज या फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो हमने देखा कि इनके अंदर नाइट के अंदर इनके स्टोमेटा क्या है, खुले हैं, इनके अंदर CO2 के प्राथमिक ग्राही के रूप में कौन कार्य कर रहा है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो अब ये क्या करेगा, रात्रि के अंदर जब इनके रंध्र खुले होंगे तो CO2 एंटर करेगी और जैसे ही CO2 एंटर करेगी तो पैपकेज एंजाइम जो है वो इस CO2 को इस फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ जोड़ करके एक 4 कार्बन युक्त यौगिक के रूप में किसका निर्माण कर देगा, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण कर देगा। अब इसके बाद ये सारी प्रक्रिया नाइट में ही हो रही है। इसके बाद क्या हो रहा है, इस ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है मैलिक एसिड के अंदर। किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मैलिक एसिड के अंदर। और मैलिक एसिड जो है वो भी क्या होता है, 4 कार्बन युक्त होता है और इस दौरान जो है वो एक NaDPH+ पॉजिटिव का यूज किया जाता है और कन्वर्ट हो जाता है वो NaDP पॉजिटिव के अंदर। तो अब देखा नाइट के अंदर क्या हुआ
कि CO2 को फिक्स करके किसके अंदर बदल दिया गया, मैलिक अम्ल के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये मैलिक अम्ल जो है वो इसकी मीजोफिल जो सेल्स हैं उनके अंदर जो प्रेजेंट उसकी वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं हैं उनके अंदर क्या होता रहता है, स्टोर होता रहता है, संचित होता रहता है। अब हम बात करेंगे दिन के समय कि जब दिन होता है, डे होता है, उस दौरान क्या क्रिया होगी। तो जब दिन होगा तो उस टाइम इनके स्टोमेटा जो है वो तो क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड, ताकि वाष्पोत्सर्जन के रूप में होने वाली जल हानि जो है उसको रोका जा सके। तो अब जब दिन के समय देखते हैं क्या होगा कि दिन के समय क्या होगा कि जो ये मैलिक एसिड है, जो क्या है 4 कार्बन युक्त है, इसका क्या किया जाता है, वीक कार्बोक्सिलेशन किया जाता है। वीक कार्बोक्सिलेशन का मतलब इससे एक CO2 का जो अणु है वो क्या निकल जाता है बाहर, तो वीक कार्बोक्सिलेशन हो गया। और जब CO2 का एक अणु बाहर निकल गया इसमें से, CO2 का एक अणु बाहर निकल गया तो इसके पास कितने कार्बन थे, 4, तो अब कितने बच गए, 3। तो जैसे इससे CO2 का एक अणु बाहर निकल जाता है तो अब इसके पास 3 कार्बन बचते हैं और वो बनता है क्या, 3 कार्बन युक्त पायरुविक एसिड। तो अब किसका निर्माण कर दिया जाता है, पायरुविक अम्ल का, जो क्या हो गया 3 कार्बन युक्त। और इसके बाद ये पायरुविक एसिड जो है इसके थ्रू फिर से रीजनरेशन हो जाता है किसका, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का, ठीक है, जो कि 3 कार्बन है। और इस पायरुविक एसिड को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के अंदर बदलने का जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है एक एंजाइम के द्वारा, जो कौन सा है, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, और इसे हम शॉर्ट के अंदर PPDK के नाम से भी जानते हैं। पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, PPDK के नाम से भी जानते हैं। इस दौरान जब पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज यानी कि PPDK के द्वारा पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन युक्त है इसको फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के अंदर बदला जाता है ताकि ये सर्कल जो है वो लगातार चलता रहे बिना रुके हुए। तो इस दौरान जो है वो एक ATP का जो अणु है इसको यूज किया जाता है और इससे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, AMP के अंदर। यहाँ पर ध्यान देना क्योंकि आज तक आपने जो प्रोसेस पढ़ी है उसके अंदर आपने देखा होगा कि जब कभी भी ATP का यूज किया जाता है तो उसको कन्वर्ट किस में किया जाता है, ADP के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, AMP के अंदर, यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इसलिए जब हम ATP कितने यूज हो रहे हैं उनकी काउंटिंग करेंगे तो इस ATP को यहाँ पर हम 2 ATP के इक्विवेलेंट यानी कि 2 ATP के बराबर काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले तो क्या बन रहा है, मान लेते हैं कि ATP से क्या बना, ADP, और ADP से फिर बाद में किस कौन कन्वर्ट हो गया, AMP, यानी कि डायरेक्ट ये जो है वो 2 ATP के बराबर जो है वो हम इसको काउंट करेंगे। तो ये है हमारा क्रूसलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म यानी कि CAM पाथवे। अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर दिन के समय कि जो ये मैलिक एसिड था इसका जब वीक कार्बोक्सिलेशन किया गया तो इससे क्या हो गई, CO2 जो है वो निकल गई। तो जब यहाँ पर वीक कार्बोक्सिलेशन की क्रिया होती है तो उस दौरान क्या होता है कि जो NADP पॉजिटिव है वो कन्वर्ट हो जाता है NADPH+H पॉजिटिव के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADP पॉजिटिव जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH+H पॉजिटिव के अंदर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक यूज हुआ था और यहाँ पर क्या हो गया, वापस बन गया, यानी कि ये बैलेंस हो गया। इसलिए जब हम फाइनल कैलकुलेट करेंगे यूज होने वाले NADPH2 और ATP के बारे में तो इसको कैलकुलेट अपने नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर एक यूज हो रहा है तो यहाँ पर एक बन गया। अब बात करते हैं इस CO2 की।
जो यहाँ से CO2 निकली है। तो जिस तरह से आपने देखा था कि जो C4 प्लांट है उनके अंदर भी जब वी कार्बोक्सिलेशन के द्वारा यहाँ से CO2 निकली थी, तो आगे चलकर जो ये क्रिया है वो वहाँ पर कहाँ हुई थी, बंडल शीथ के अंदर। ठीक है, तो उस बंडल शीथ के अंदर फिर इस CO2 को कहाँ यूज में ले लिया गया था, C3 प्लांट के अंदर। तो यहाँ पर भी जो है वो इस CO2 को जो है अब C3 साइकिल जो है उसके अंदर काम में लिया जाएगा। बस डिफरेंस ये है कि C4 प्लांट के अंदर ये दोनों क्रियाएं अलग अलग सेल्स के अंदर हो रही थी। ये वाली जो प्रोसेस है उसके अंदर हो रही थी लीफ मीजोफिल के अंदर, और आगे जो हम C3 साइकिल के बारे में बात करेंगे वो प्रोसेस वहां पर हो रही थी बंडल शीथ के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो है वो कोशिका तो एक ही है, लेकिन जो टाइम पीरियड है उसको डिवाइड कर दिया गया कि ये वाली प्रोसेस नाइट के अंदर हो जाएगी, और अब जो C3 साइकिल वाली जो प्रोसेस यानी कि इस CO2 का जो आगे दूसरी बार जो फिक्सेशन हो रहा है वो हम देखेंगे कि कब हो रहा है, दिन के अंदर, और होगा कहाँ, केवल मीजोफिल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्रेंज एनाटॉमी जो है वो नहीं पाई जाती। C3 साइकिल से आप अच्छी तरह से परिचित हो कि वहां पर जो है वो CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन है, 5 कार्बन युक्त राइबुलोज 1,5-बिस-फॉस्फेट यानी कि RUBP। तो यहाँ पर RUBP जो है वो CO2 के ग्राही के रूप में कार्य करेगा, और ये क्या कर लेगा, इस CO2 को ग्रहण कर लेगा, और इसको ग्रहण करने के बाद वही किसका निर्माण होगा, 3-PGA का निर्माण होगा। ये 3-PGA आगे चल करके किस में कन्वर्ट होगा, ट्रायोज फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा, और इसके बाद क्या होगा, एक कार्बन जो है वो रिलीज हो जाएगा, और RUBP का निर्माण जो है वो फिर से क्या हो जाएगा, दोबारा। तो यहाँ पर क्या निकल गया, एक कार्बन। तो ये कौन सा चक्कर है, C3 चक्कर। और यही क्रिया जब 6 बार संपन्न करवाई जाएगी तो यहाँ पर कितने कार्बन इकट्ठे हो जाएंगे, 6, और उनसे फिर किसका निर्माण हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा, और ये ग्लूकोज आगे चल करके सुक्रोज के अंदर या फिर जो है वो पॉलीसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो ये यहाँ पर संपन्न होगी कौन सी क्रिया, C3। तो देखो एक चीज़ नोटिस करो आपने कि जब हमने बात की C3 साइकिल या केल्विन साइकिल की, तो मैंने आपको कहा था कि कोई भी जो फोटोसिंथेटिक प्लांट है, यानी कि कोई भी ऐसा पादप जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है, तो उसके अंदर हमें C3 साइकिल जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अवश्य रूप से हमें क्या देखने को मिलेगा, C3 साइकिल। तो जब हमने बात की C3 प्लांट की, तो वहाँ पर तो आपने देखा कि C3 साइकिल है ही है, जिसको हमने वहाँ पर डिटेल में भी अध्ययन किया था। इसके बाद में हमने बात की किसकी, जो C4 प्लांट है उनकी, जिनमें क्रेंज एनाटॉमी थी, तो उसके अंदर भी आपने देखा था कि जो उनकी बंडल शीथ कोशिकाएं थी उनके अंदर C3 साइकिल जो है वो संपन्न हो रहा था। और अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कैम प्लांट की, यानी कि क्रूसलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले जो पादप हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उनके अंदर भी हम देख रहे हैं कि C3 साइकिल की जो प्रोसेस है वो संपन्न होती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि C3 साइकिल तो जो है वो आवश्यक रूप से पाया जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि जो C4 प्लांट है या कैम प्लांट है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्होंने इस प्रक्रिया को क्या कर दिया है, मॉडिफाइड कर दिया है। जैसे कि C4 प्लांट ने क्या किया कि 2 कोशिकाओं के अंदर इस प्रक्रिया को संपन्न करवाना स्टार्ट कर दिया, एक लीफ मीजोफिल तो दूसरी बंडल शीथ, ताकि फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसको रोका जा सके, प्रकाश शोषण को जो है वो रोका जा सके। और C4 प्लांट जो है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये प्रक्रिया तो एक ही कोशिका के अंदर संपन्न करवा रहे हैं पूरी, लेकिन इन्होंने इसको इस तरीके से मॉडिफाइड कर दिया कि CO2 का प्राथमिक फिक्सेशन जो है वो तो करते हैं ये रात्रि के अंदर, क्योंकि इनका रात्रि में स्टोमेटा खुले हुए रहते हैं, और आगे चल करके C3 साइकिल जो है वो संपन्न करवा देते हैं कब, दिन के समय। तो ये थे क्रूसलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो अब इनमें से कुछ मेन इसके तथ्य हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि कैम प्लांट के अंदर जो CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन है, CO2 का प्राथमिक ग्राही, तो हमने अभी देखा CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जो क्या है 3 कार्बन युक्त है। तो कौन है CO2 का प्राथमिक ग्राही, PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और जो क्या है 3 कार्बन युक्त है। अब अगर इसके अंदर बात की जाए प्रथम स्थायी उत्पाद की, फर्स्ट
स्थायी उत्पाद, यानी कि CO2 को ग्रहण करने के बाद बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्रोसेस जो है वो C4 प्लांट के समान ही है। तो इनके अंदर भी जो है वो 4 कार्बन युक्त यौगिक बनता है पहला, और वो कौन सा है? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, और जो क्या है? 4 कार्बन युक्त है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि इनके अंदर जो CO2 का प्राथमिक फिक्सेशन है, CO2 का प्रथम स्थिरीकरण, यानी कि प्राथमिक फिक्सेशन। प्राथमिक फिक्सेशन का मतलब ये वाली जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पर वो, और ये कब हो रही है? नाइट के अंदर। ठीक है, और किसके द्वारा हो रही है? पेपकेज एंजाइम के द्वारा। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर CO2 का जो प्रथम स्थिरीकरण होता है वो कब होता है? नाइट के अंदर होता है, और किसके द्वारा होता है? पेपकेज के द्वारा। नाइट के अंदर, और किसके द्वारा? CO2 के अंतिम फिक्सेशन के बारे में, यानी कि अंतिम स्थिरीकरण के बारे में, यानी कि इस प्रोसेस के बारे में। CO2 का अंतिम स्थिरीकरण। तो हम देखते हैं कि CO2 का अंतिम स्थिरीकरण, यानी कि ये वाली प्रोसेस कब हो रही है? दिन के अंदर। और किसके द्वारा होगा? भाई ये C3 साइकिल है। C3 साइकिल के बारे में आपने डिटेल में देखा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है? RuBP के साथ CO2 को जोड़ा जा रहा है, और ये कार्बोक्सिलेशन की जो प्रोसेस है वो कौन करवाता है? रूबिस्को। तो ये क्रिया किसके द्वारा होगी? रूबिस्को के द्वारा। ऐसा ही आपने जो है वो वहाँ पर देखा था, C4 प्लांट के अंदर भी देखा था। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसके अंदर डायरेक्ट रिएक्शन की जो प्रक्रिया है वो क्या है? लगभग C4 प्लांट के समान ही है, लेकिन कुछ अंतर के साथ कैसे? कि C4 प्लांट का जब आपने अध्ययन किया था तो आपने देखा था कि वहाँ पर CO2 का जो प्रथम स्थिरीकरण है वो कहाँ हुआ था? लीफ मेसोफिल के अंदर हुआ था, और CO2 का जो अंतिम फिक्सेशन है वो कहाँ हुआ था? बंडल शीत कोशिकाओं के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो है वो कोशिका तो क्या है? सेम ही रहेगी, बस टाइम पीरियड अलग अलग हो जाएगा कि यहाँ पर ये CO2 का प्रथम फिक्सेशन जो है वो नाइट में कर दिया जाएगा, और अंतिम कब किया जाएगा? दिन के समय। लेकिन जो है स्थान जो है वो सेम ही रहेगा, और वो कौन है? लीफ मेसोफिल सेल। ठीक है, तो दोनों ही क्रिया कहाँ होती हैं? लीफ मेसोफिल सेल्स जो है उनके अंदर संपन्न होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैम प्लांट जो है उसके अंदर ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए कितने ATP और NADPH2 का खर्च आता है। अगर पहली बात करें हम NADPH प्लस H पॉजिटिव की, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने खर्च होंगे वो तो होंगे ही होंगे, जो C3 प्लांट के अंदर हो रहे थे C3 साइकिल के रूप में। एक्स्ट्रा कौन सा है? ये वाला। लेकिन इसको अगर हम एक्स्ट्रा में काउंट करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये बन भी रहा है, तो इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक साइकिल में एक अगर खर्च हुआ तो एक बन भी गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा की ATP की, तो यहाँ पर जो ATP खर्च होंगे वो तो होंगे ही होंगे जो C3 साइकिल के अंदर हो रहे थे, लेकिन एक्स्ट्रा कौन से हैं? ये वाले। और इस एक ATP को यहाँ पर किसके इक्वल माना गया है? 2 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ATP जो है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? AMP के अंदर। अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो ये कि एक C3 साइकिल जो है इसको संपन्न करवाते हैं तो कार्बन कितना निकलता है? 1, जबकि ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने चाहिए? 6। तो इसका मतलब ये C3 साइकिल जो है वो कितनी बार संपन्न होगा? 6 बार। और जब 6 बार ये संपन्न होगा तो यहाँ पर ग्लूकोज के अणु CO2 के अणु भी कितने चाहिएंगे? 6। और CO2 के अणु जब 6 चाहिएंगे तो इसका मतलब ये पूरी प्रोसेस जो है वो कितनी बार होगी? 6 बार। यानी कि हर प्रोसेस जो है वो कितनी बार होगी? 6 टाइम्स। चलो तो देखते हैं हम, अगर हम बात करें CAM प्लांट की, कि इनके अंदर एक अणु जो ग्लूकोज है इसका निर्माण करने के लिए खर्च होने वाले ATP और NADPH2 की, तो हम देखते हैं कि NADPH2 जो है वो तो उतने ही खर्च होंगे जितने किस में हुए थे? C3 प्लांट में। कितने? 12।
प्लस H पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं ATP की, तो वहाँ पर आपने देखा था C3 प्लांट के अंदर कितने हुए थे, 18 ATP, तो वो तो खर्च होंगे ही होंगे ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए। एक्स्ट्रा ATP कितने खर्च हो रहे हैं पर साइकिल, 2 ATP ये वाले, और ये साइकिल कितनी बार होगा, 6 बार। तो जब एक चक्कर में यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 ATP खर्च हो रहे हैं तो 6 बार में कितने हो जाएंगे, 12। तो इस प्रकार से टोटल ATP खर्च कितने हो गए, 30। तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि कैंप प्लांट के अंदर ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करने के लिए 12 NADPH2 और 30 ATP की ज़रूरत पड़ती है। अब हमने ये बार बार एक बात बोल रहे हैं हम कि जनरली क्या है, C3 साइकिल है, लेकिन C4 साइकिल और कैंप प्लांट जो है, यानी कि जनरली तो क्या है C3 साइकिल है। अगर हम बात करें C4 प्लांट की और कैंप प्लांट की, तो हम देखते हैं कि इनके अंदर C3 साइकिल का जो है वो मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। कैसे कि C4 जो प्लांट है उन्होंने क्या किया, फोटो रेस्पिरेशन को कम करने के लिए या उसको रोकने के लिए जो है वो क्रेंज एनाटॉमी का सहारा लिया, जिसमें 2 प्रकार की सेल थी, एक तो क्या थी, मीजोफिल, और दूसरी कौन सी हो गई थी, बंडल शीथ वाली। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्होंने इसका मॉडिफिकेशन किस प्रकार से निकाला कि इन्होंने क्या किया, अपने स्टोमेटा जो है वो रात्रि के समय ओपन करना स्टार्ट कर दिया, और इसके पीछे इनका मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था, वो था वाष्पोत्सर्जन के रूप में होने वाली जो अतिरिक्त जल हानि है उसको यथासंभव कम करना। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो कैंप प्लांट है, कैंप प्लांट जो है, इनके अंदर जो हमें ये कैंप साइकिल देखने को मिलता है, ये वास्तविकता में क्या है, जल संरक्षण हेतु अनुकूलन है। यानी कि इनका मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि दिन के समय जो है वो रंध्रों को बंद किया जाए ताकि वाष्पोत्सर्जन के रूप में होने वाली जो अतिरिक्त जल हानि है उसे रोका जा सके। तो इसी के साथ जो फोटोसिंथेसिस के रूप में जो डार्क रिएक्शन थी उसके तीनों पाथ, C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैंप साइकिल जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में।